नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश अजय एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए बाजार पे राय का एक और नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट की, ग्लोबल इवेंट्स की और कुछ कम्युनिटीज की लाइक गोल्ड, क्रूड और इन सब का क्या असर भारतीय बाजार पर हो सकता है, उन सब का। भारतीय बाजार में क्या हलचल होगी, क्या अगले वीक में आपको मौके मिलेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी की चाल कैसे हो सकती है, गोल्ड की चाल क्या हो सकती है, सिल्वर की, क्रूड की, इन सब की चर्चा हम लोग करते हैं। और साथ में कुछ स्टॉक्स जो अगले हफ्ते आपको अच्छा पैसा कमा कर दे सकते हैं, उन स्टॉक्स की भी हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन इसके पहले कि आगे बढ़े, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ मैं जो भी कहता हूँ मेरी अपनी समझ है और मैं केवल आपको इसको एजुकेशनल पर्पस से लेकर आता हूँ, ताकि इन चीज़ों को आप भी समझे और जो भी आप डिसीजन लें वो आपकी समझ के हिसाब से लें या आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से समझ के लें। तो मैं यहाँ जो भी कह रहा हूँ उसको केवल एक बेस बनाइए और उसको अपने डिसीजन लेने से पहले उन बातों को अपने हिसाब से समझिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, तभी उसके ऊपर कोई भी अपना निर्णय ले या ट्रेड करें। क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना ये जोखिम भरा होता है और जोखिम का अंदाज आपको खुद होना चाहिए। आप ट्रेड करेंगे तो आपको होने वाले किसी भी नुकसान या फायदे के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये रहा डिस्क्लेमर। आगे बढ़ते हैं हमेशा की तरह एक और रिक्वेस्ट के साथ में कि आप अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स कीजिए और आप लाइक कीजिए, लोगों के साथ में शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ये तो रही एक शुरुआत की बात। अब आते हैं हम लोग अपने मुख्य बात पर। ग्लोबल मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, इवेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं और फिर निफ्टी। तो पिछले वीक में हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट में काफ़ी उथल पथल रही। जो मैंने लेवल्स दिए थे उन लेवल्स के हिसाब से थोड़ा ऊपर भी गया, फिर वापस नीचे गिर गया। और इसकी एक वजह यह है कि अगर हम लोग देखेंगे दो तीन चीज़ें हो रही हैं जो दुनिया में लोगों को थोड़ा सा अमेरिकन, खास करके अमेरिकन मार्केट में उन लोगों को परेशान कर रही है। एक तो रशिया का यूक्रेन पर हमला करने का डर। यूक्रेन पर कभी भी हमला हो सकता है, ऐसा रशिया की वहाँ जो गतिविधियाँ चल रही है उससे लगता है। अगर रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसी समय अमेरिका यूक्रेन के हेल्प को आ जाएगा, अमेरिका के साथ में नाटो के सारे देश आ जाएंगे। तो ऐसा हुआ तो एक बड़ा एक युद्ध होने की संभावना है और इससे मार्केट में काफ़ी उथल पुथल मच सकती है। तो ये एक डर है। दूसरा डर है कि जो अमेरिका में जो ग्रोथ के साथ साथ हमने देखा कि एक महंगाई का एक डर है जो काफ़ी समय से मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ और अमेरिका में महंगाई अपने चरम पर है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ की ग्रोथ अभी अच्छी आ रही है, अमेरिकन कंपनियों ने रिजल्ट अच्छे दिए हैं, मोस्ट ऑफ जो कंपनी है उनका रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो अब ये डर ये है कि जो फेड मार्च में रेट का इंक्रीज कर सकता है, वो क्या आधा परसेंट होगा या चौथाई परसेंट होगा, वन एक क्वार्टर परसेंट मतलब क्वार्टर पॉइंट का होगा या 0.50% का होगा। तो इन दोनों केस में भी ये है कि ये एक शुरुआत होगी और हो सकता है एक न्यूज़ ये भी है कि शायद पूरे साल भर में 7 बार अमेरिका में रेट बढ़ेंगे और ये करीब करीब 2% तक फाइनली जा सकते हैं। तो ये 2% तक अभी जो चल रहा है वो काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। और जब
ये बढ़ना शुरू होंगे, तब भी अगर हम लोग देखते हैं तो रेट जो डिपॉजिट रेट है वो अगर 2% भी पहुंचते तो उसके सामने जो इन्फ्लेशन है वो 7.5 पॉइंट का 7.5% का भी चल रहा है, और अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.5% है। मतलब जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, जो एफडी या जी इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको उनके कंपेयर में जो उनको पैसा एज अ इंटरेस्ट जो मिल रहा है उसके कंपेयर में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, 7%। तो दे आर बेसिकली लूजर। तो ये सारी परिस्थितियां हैं, और इसलिए एक है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होगा तो उनको थोड़ा बेनिफिट, लेकिन उससे जो इन्फ्लेशन कम होने की शुरुआत होगी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इनको सबको हम लोग अगर भारतीय समा इसमें परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हाँ, इन्फ्लेशन हमारे यहाँ भी बढ़ रहा है, लेकिन जो चीज़ अमेरिका से उल्टी हमारे यहाँ हो रही है वो दो चीज़ है। हमारे यहाँ कंपनियों के रिजल्ट ऑलमोस्ट अभी करीब करीब सारे बड़े कंपनियों के रिजल्ट अभी आ चुके हैं, और मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स में हमने ये देखा है कि बिक्री तो बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट और प्रॉफिट का मार्जिन कम हुआ है। तो जो महंगाई का असर है जो कंपनियों को सीधा असर डाल रहा है उनको, क्योंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट उनकी काफ़ी बढ़ गई है, और वो पूरी तरह से उसको कस्टमर को पास ऑन नहीं कर पा रहे, क्योंकि कस्टमर में उतनी डिमांड नहीं है। तो कंपनी को अपने जेब से खर्च करना पड़ रहा है, और इसलिए उनके प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन पे फर्क आ रहा है। तो एक चीज़ ये है। और अभी अभी जो आईआईपी का जो डेटा आया है वो अगर हम लोग देखें तो वहाँ पिछले 8 महीने में लगातार इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है, और ये गिर के बहुत कम आ गया है। तो ये जो अगर हम लोग जो डेटा देखते हैं तो एक ये भी दिख रहा है कि डिमांड कम हो रही है, और साथ में प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। तीसरी चीज़ अगर हम लोग देखते हैं कि यूपी के चुनाव की वजह से हमने देखा है कि पिछले 2-3 महीने से ऑयल के प्राइसेस में बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि गवर्नमेंट ने चुनाव को देख के ही कुछ टैक्स में ज़रूर कम किया था, और अब वो उसके बाद से जो क्रूड की प्राइस है वहाँ से करीब करीब $15 से $20 तक बढ़ चुकी है। तो अभी ये जो $20 की बढ़ोतरी हो गई है पिछले 2-3 महीने में, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है हमारे प्राइसेस में। तो जैसे ही यूपी के चुनाव खत्म होंगे, हम देखेंगे कि करीब करीब ₹20 तक की बढ़ोतरी, 15 से ₹20 वापस से ऑयल की प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि डॉलर की भी कीमत बढ़ी है और ऑयल की भी। तो हमको मिलने वाला ऑयल जो है अब महंगा हो गया है, लेकिन सरकार चुनाव की वजह से अभी बढ़ा नहीं रही। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, अचानक से 15-20 रुपए का एक बड़ा बदलाव आ सकता है, और उसके वजह से हम महंगाई को वापस से अपने चरम पर जाते हुए देखते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो हम हमारा मार्केट अब उतना रोज़ी नहीं रह गया है, अब उतना अट्रैक्टिव नहीं रह गया है, ये बात सच है। और इनके असर, अभी सारी चीज़ों के क्या असर देंगे जो ज़्यादातर हमको फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट में हमको ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा। और जो भी अ, हमको बाजार में बदलाव देखने को मिलेगा, मोस्टली ये यूपी के चुनाव के रिजल्ट के बाद ही हमको बाजार में कोई हलचल दिखेगी, बड़ी हलचल। या तो नीचे की ओर भी हो सकती है और या ऊपर की ओर हो सकती है, लेकिन तब तक आप कम ट्रेड करें, कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, और मार्केट से थोड़ा दूर रहें। ये मेरा आपको सलाह है। और डेफिनेटली कुछ ट्रेड तो मैं लेकर आता हूँ, कुछ चलते भी है, लेकिन क्वांटिटी हमेशा कम रखिए, और छोटी क्वांटिटी और छोटा प्रॉफिट, इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बड़े प्रॉफिट के पीछे मत भागिए। आप अभी इस चीज़ को पिछले अगले 1 महीने तक हमको थोड़ा सा चुप रहना है, शांति से बैठना है, और कम ट्रेड करके छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करना है, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी में आप करते हो या स्टॉक में करते हो। एक बड़ी रेस, बड़ी लंबी टारगेट के लिए हम लोग अभी ट्रेड नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा।
तो अब हम लोग चल के देख लेते हैं चार्ट पे हमको क्या लग रहा है, कौन से स्टॉक्स है जो हमको प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी की क्या चाल होगी। इन सारी चीज़ों को हम लोग अब चार्ट पे देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं चार्ट क्या कह रहे हैं। सबसे पहले डाउ, और हमने देखा कि मैंने ये जो लाइन लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब तक ये लाइन से क्रॉस नहीं होगा हम लोग उसी एक रेंज में घूमते रहेंगे। और एग्जैक्टली वहाँ से प्राइस डाउन वापस नीचे आ गया, और नाउ इट इज़ अगेन इन द विद इन द रेंज। अब हमको मंडे ये देखना पड़ेगा कि रेंज अभी नीचे आती है या ऊपर जाती है, क्योंकि अगर इस बार इन रेंज नीचे आई और इन रेंज से वापस एक शॉ हमको प्राइस वापस हम लोग इस लेवल पे आते हुए देख सकते हैं, मतलब 33,000। तो करीब करीब यहाँ से हमको और 1,500 पॉइंट डाउ गिरते हुए दिख सकता है। अब ये देखना होगा कि क्या ये जो लेवल से ये टूटती है या बचती है, ये मंडे हमको पता चलेगा। सेम चीज़ हालात जो है नैस्डैक की भी है, और नैस्डैक भी अपने डाउन ट्रेंड में एक्चुअली बना हुआ है। यूके देखते हैं तो यूके भले अभी भी अपने हाईएस्ट रेंज के पास ही ट्रेड कर रहा है। डैक्स भी अपने ऑलमोस्ट उस रेंज में ही काम कर रहा है जो काफ़ी दिनों से बनी हुई है, साइडवेज बिल्कुल, ना ऊपर ना नीचे। चाइना एक नीचे बन के, लेकिन पिछले वीक में उसने अच्छी एक रिकवरी दी है। देखते हैं ये रिकवरी कितनी टिकती है। और फिर देखते हैं हांगसेंग। हैंगसेंग लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि दिस इज़ अ फैंटास्टिक, बेसिकली ये लेवल हैं जो दिखते हैं जाते हुए। और मैं ये कहूँगा कि आप हैंगसेंग बेस्ड कोई ईटीएफ अगर है तो आप उसमें निवेश कीजिए, और यहाँ से मुझे एक अच्छी खासी अब ट्रेंड इस मार्केट में आते हुए दिखती है। तो आज के तारीख में अगर हम लोग देखेंगे तो हैंगसेंग ही एक ऐसा मार्केट है जो अपने हाईएस्ट करंट लेवल में, करंट सिचुएशन में अपने हाई लेवल पे बना हुआ है। इसने जो लेवल बनाया था डाउन ट्रेंड का, एक उसने वहां से गया, वापस से उसने रीटेस्ट किया और फिर ऊपर। तो अभी तो फिलहाल ये दिखता है कि ये बेसिकली अपने पॉजिटिव टेरिटरी में बढ़ रहा है, और इसको हम लोग देखते हैं कि शायद यहाँ से एक अच्छे 4,000 या एटलीस्ट 2-2.5 हज़ार के लेवल की यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। फिर निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी के लिए मैंने आपने देखा कि लास्ट वीक में मैंने दो लेवल्स दिए थे, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। वैसे तो मेरा ये ख्याल था कि शायद इस लेवल को नहीं टूटेगा, लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर ये तोड़ेगा तो इस लेवल तक आ सकता है। और उसने तुरंत ही 2 दिन में ही उस लेवल को टेस्ट किया, वहाँ से वापस घूमा, फिर ऊपर आया, और फिर ये नो ट्रेडिंग से वापस ये नीचे। तो ये जो मैंने कहा था कि अगर ऊपर भी जाएगा तो वहाँ से आपको शॉर्ट ही करना है, और आप हमारा ट्रेंड नीचे की ओर ही रहेगा। तो ये एग्जैक्टली वैसा हुआ, काफ़ी बड़ी गिरावट हमने आती हुई देखी, और ट्रेंड अभी भी जो है वो नेगेटिव है, लोअर लो लोअर हाइज बन रहा है। और मुझे वापस से ये 18,600, सॉरी 16,850 का जो लेवल है वो आते हुए मुझे दिख रहा है। तो इस वीक में हम लोग शायद वही लेवल वापस आते हुए देखेंगे। अभी करना क्या है, ये तो हो गए मेरे लास्ट वीक के, तो ये अब कुछ काम के नहीं रह गए, तो इनको हम लोग मिटाते हैं। ओके, अब प्रोबेबिलिटी जो है वो प्राइस नीचे जाने की ही ज़्यादा है, तो इसके नीचे हम लोग शॉर्ट ही रहेंगे। तो ये जो लेवल है, अब लास्ट वीक की तरह इस लेवल से हम लोग नीचे की तरफ ही रहेंगे। तो यहाँ से अभी भी हम नीचे की ओर ही रहेंगे, तो सिंपल है।
ये लेवल नीचे की ओर ही रहेगा हमारा, कोई अभी यहाँ से मुझे उम्मीद नहीं दिख रही है। और नीचे के टारगेट्स हमारे जो है इस बार, अब मुझे लगता है कि इस वीक में हम इन टारगेट्स को आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर अब उसी समय हमको ट्रेड करना है जब ये लेवल जो कि लास्ट वीक पे हमने बनाई थी, यहाँ से ऊपर निकला तो हम लोग ऊपर की ओर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा, इसको मैं यहाँ करता हूँ। अब हमारा लेवल यहाँ से ऊपर की ओर इतना है, और वापस से ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनकेस ये ऊपर चला भी गया तो ये वापस नीचे आएगा। लेकिन इनकेस यहाँ जब भी इन लेवल के पास में कहीं आता है तो आपको वहाँ छोटा मोटा रिवर्सल की सिचुएशन बन सकती है। तो मेरी अपर रेंज जो है वो 17,800 के आसपास है अभी भी, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं। और ये मैं ट्रेड करूँगा इनकेस अगर 17,600 को पार कर देता हूँ। जब तक कि ये इसके नीचे है, मेरे टारगेट्स होंगे 17,264, 17,260 और 16,850। तो ये मेरे निफ्टी के टारगेट्स होंगे। बैंक निफ्टी में हम लोग क्या करेंगे? बैंक निफ्टी में हम लोग देखते हैं अवली चार्ट पे, आपको ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। सॉरी, ओके। तो आप देखेंगे कि मैंने जो पिछले बार टारगेट दिए थे, और फैंटास्टिक तरीके से आप देखेंगे कि ये लेवल से मैंने कहा था कि आपको शॉर्ट करना है, करेक्ट। कल फर्स्ट डे का ये हाई, फिर वहाँ से प्राइस नीचे आई, और 2 दिन में हमारा टारगेट अचीव हुआ। एक बड़ी और भी थोड़ी गिरावट हुई, लेकिन वहीं से संभली, और फिर पूरा तरह से रिकवर भी हो गया। रिकवर हुआ, उसी लेवल पे हम लोग आए, फिर नीचे आ गए। तो ये बेसिकली अगर हम लोग डेली चार्ट देखेंगे तो ये एक तरह से हैमर बन गया है। ओके, तो ये अगर हम लोग डेली चार्ट देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि एक हैमर फॉर्मेशन है। सॉरी, ये वीकली चार्ट की बात करूँगा। तो वीकली चार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो आपको एक हैमर बनते हुए दिखना चाहिए। इनफैक्ट सॉरी, यस, ओके। तो ये देखेंगे कि ये यहाँ हैमर जैसा ये बना हुआ है। तो अब हम लोग इसको निकालते हैं, और ओके। तो यहाँ काफ़ी एक हैमर, बल्कि ये देखेंगे तो वापस से एक अच्छा खासा स्पिनिंग टॉप वाली एक ये बनी, हैमर नहीं बनी बल्कि एक स्पिनिंग टॉप का ये है। अब जो है, अब हमको नेक्स्ट वीक के लिए, मैं अभी भी बेरिश हूँ। तो बेरिश अगर मैं हूँ तो करना क्या है? बेरिश अगर मैं हूँ तो करना क्या है? हमारे लेवल्स अभी भी वही रहेंगे, अभी भी हम लोग सेम चीज, इसके नीचे हमारा शॉर्ट ही रहेगा। ओके, ये है लेवल। और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि शायद इस बार भी हम लोग थोड़ा और भी नीचे जाएं। ओके, तो 3700 ये मेरी इस बार की नीचे की लेवल हो सकती है। ओके, सेम टेबल 3700 ये मेरी नीचे की लेवल हो सकती है। तो हम लोग इस 2 लेवल के लिए ट्रेड करेंगे। ओके, और ऊपर इनकेस कुछ अचानक से कुछ अच्छा हो जाता है, जिसकी चांसेस फिलहाल कम है, तो ऊपर हम लोग बाय ऑन करेंगे सिर्फ 39,300 के ऊपर, और फिर टारगेट होगा हमारा 40,000। तो ये मतलब मुश्किल है, ऐसा होने कुछ जा नहीं रहा है, लेकिन अगर होता है तो मार्केट में कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हमको दोनों व्यू रखना चाहिए। यूएसडी, वाह, फैंटास्टिक तरीके से अगर आप देखेंगे कि जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, कहा था कि एक रेंज के अंदर ही रहेगा, और इस मोस्ट ऑफ द टाइम इस रेंज में रह के आखिरी 2 दिन में उसने उस लेवल के ऊपर भी निकला, और हमको एक
एक बाय का मौका भी दिया, और लेकिन वो भी एक बहुत ज़्यादा नहीं, 30-35-50 पैसे का एक मौका ज़रूर मिला हमको। लेकिन मैंने कहा था कि ये इस रेंज में रखा, छोटी रेंज है और उसी में ट्रेड करेगा, यहाँ कोई ये नहीं। सिल्वर, सिल्वर 2 टारगेट मैंने दिए थे पिछले बार और दोनों टारगेट अचीव हुए। ओके, 1 और 2, और वापस से नीचे आके फिर पहले ही टारगेट के पास आके वहीं से उसने वापस सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया। तो सिल्वर इज डूइंग फैंटास्टिक। अब क्या करना है सिल्वर में, सिल्वर को अब हम लोग बाय साइड में रखेंगे मोस्टली। ओके, तो जहाँ है वहाँ से हम लोग ऊपर बाय करेंगे, और हमारा टारगेट अब होगा जो ऊपर का ये वाला। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अगर देखते हैं इसके ऊपर जब भी रहता है तो हम लोग बाय करेंगे, और फिलहाल हमारा टारगेट होगा 64,366। सेल कहाँ करेंगे, अब सेल हम लोग 60 to 200 के नीचे ही करेंगे, 60 to 200 के नीचे सेल करेंगे। और फिर अब हमारा टारगेट होगा जो लास्ट टाइम हमारा जो नो ट्रेड जहाँ से एंट्री था बाय का, वो हमारा फिलहाल टारगेट होगा 61,300 का। यहाँ अगर आ जाते हैं तो एक बार फिर आप यहाँ बाय कर सकते हो ये लेवल के लिए, करेक्ट है। तो अब इसके नीचे इस बार जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं, तो अब हमारी रेंज हो जाएगी 61,300 और 64,300। तो इस रेंज में हमको ट्रेड करते हुए दिख सकता है सिल्वर। गोल्ड, इस बार तो गोल्ड ने कमाल कर दिया सिल्वर की तरह भी। सिल्वर ने लेकिन जहाँ टारगेट अचीव किए, गोल्ड का क्योंकि मैंने एक ही टारगेट दिया था, उसने वो तो तोड़ ही दिया, और सिल्वर की तरह वो तोड़ के आगे के लेवल पे भी चला गया। और उसने एक अच्छी हमको यहाँ बढ़त दिखाई है। और हम ये देख रहे हैं कि अब सिल्वर एक गोल्ड भी अपने ऊपर के लेवल पे ट्रेड करना शुरू कर चुका है। कई दिनों के एक रेंज को उसने ब्रेक किया है, और अब हम लोग इसको वापस ऊपर आते हुए देख सकते हैं। तो हमको करना क्या है, सिंपल, अब हमारी जो लेवल्स होंगी वो होंगी जहाँ है वहाँ से हम लोग ऊपर बाय करेंगे। ओके, इसके ऊपर ही बाय करेंगे और सेल करेंगे हम लोग इसके नीचे। तो सेल होगा हमारा 48,700 के नीचे। ओके, तो 48,700 के नीचे सेल होगा। और फिर अगर टारगेट फिर हमारे होंगे, टारगेट में हम मेरा कोई टारगेट को मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करता हूँ, यहाँ लेकर आता हूँ। ओके, सो दिस विल बी द टारगेट इफ गोज डाउन। तो यहाँ से मैं मार्क करता हूँ, अगर मेरा शॉर्ट होता है तो शॉर्ट करना है 48,680 के नीचे फॉर द टारगेट 48,150। ओके, तो ये मेरा होगा टारगेट नीचे की ओर। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे जाएगा, लेकिन अगर जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 47,600, 47,700। तो 47,700 अगर प्राइस वापस से 40 इसके नीचे जाना शुरू करती है तो चांसेस कम है। ओके, तो इसके यहाँ हम लोग इसको निकाल देते हैं, और ऊपर की ओर का टारगेट हम लोग तय करते हैं। तो ऊपर हमारा टारगेट होगा 49,600। तो बाय हम लोग जहाँ हैं वहाँ से ऊपर बाय करेंगे, टारगेट होगा 49,600। तो यहाँ ऊपर हमारे पास में 500 पॉइंट की बेसिकली जगह है, और नीचे हमारे पास में यहाँ भी करीब करीब 600 पॉइंट 550 पॉइंट की नीचे भी जगह है। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए रेंज होगी, और देखते हैं ये क्या होता है इसमें आगे। क्योंकि अगर ये रेंज ब्रेक होती है, 49,100 की रेंज ब्रेक होती है,
तो फिर हमको एक बड़ा अपमूव ऊपर आते हुए दिख सकता है। और मार्केट की कंडीशंस को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हम एक अच्छी मूव को आते हुए देख सकते हैं। करेक्ट है। तो दैट्स अपॉर्चुनिटी, इट विल बी द अपॉर्चुनिटी देन टू ट्रेड इन गोल्ड फॉर बिगर टारगेट। क्रूड को देखते हैं। क्रूड क्रूड ने भी कमाल किया। देखते हैं, अब अर्ली चार्ट पे आपको ज़्यादा ढंग से समझ में आएगा। मैंने ये कहा था कि ऊपर ही रहना है, नीचे ये भी कहा था कि प्राइस पहले नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। प्राइस एग्जैक्टली नीचे आई, उसी लेवल पे आई ऑलमोस्ट, और फिर यहाँ से फिर ये वहाँ कुछ समय रुक के फिर ऊपर चली गई। राइट, ये देखेंगे आपको यहाँ ढंग ठीक से समझ में आएगा। ये मैंने कहा था कि पहले प्राइस नीचे आएगी और फिर यहाँ से ऊपर में हमको बाय करना है, हमको वापस से बाय करना है। तो नीचे आने के बाद फिर हम बाय साइड में वापस खड़े हो गए। तो अब यहाँ से हम ऊपर की ओर ही ट्रेड करेंगे। तो ये लेवल जो मेरी होगी यहाँ लेकर आता हूँ, अब मेरी इस लेवल के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। ये एक ब्रेकआउट भी होगा हमारे लिए, और फिर हमारा टारगेट होगा 74.35 का। ओके, तो ये मेरा ये लेवल्स हैं, और 74 ये हमारा टारगेट होगा। ऊपर की ओर नीचे 6700 के नीचे ही हम लोग सेल करेंगे अब। ओके, तो जब 6700 के नीचे सेल करेंगे तो हमारा टारगेट होगा 6480। 6480 या 6490 को आप अपना टारगेट बना सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली रेंज यही होगी, इससे ज़्यादा में कुछ फ़र्क आने के चांसेस कम है। लेकिन अगर इनकेस अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम होता है तो प्राइस कुछ और भी गिर सकती है, और फिर अगर ज़्यादा गिर गई तो 6136 का टारगेट आता है। तो अभी जो वजह है कि हमने देखा कि रशिया, यूक्रेन, अमेरिका, ईरान, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इनमें से नेक्स्ट वीक में क्या निकल के आता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसे रन होता है। तो कुछ स्टॉक्स जो मैंने लास्ट वीक दिए थे तो उसमें देखेंगे तो हमारा फाइन ऑर्गेनिक्स का जो मेरा ट्रेड था वो वहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, जो तो ये स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। इसको फिर इंडिगो इंडिगो मैंने दिया था 1976। इतने बुरी मार्केट में भी ऑलमोस्ट मेरे दोनों टारगेट हिट हुए हैं। यहाँ पहला टारगेट मैंने दिया था 2129, और इनफैक्ट मैंने वीडियो में एक ही टारगेट दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि सेकंड टारगेट अगर प्राइस ऊपर जाती है तो सेकंड टारगेट होगा हमारा 2300। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने हाई रजिस्टर किया है 22780 का। तो 2280 हम लोग अपने टारगेट के ऑलमोस्ट पास में पहुंच गए, और फैंटास्टिकली इसने ट्रेड दिया है, और अभी भी इसका ट्रेड जो है वो ऊपर की ओर दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ ट्रेड करना नहीं है जब तक कि 2300 ब्रेक नहीं होता है। अब कोई नया ट्रेड आपको नहीं लेना है। फिर बोरो रिन्यू, इसका भी स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ है ऑलमोस्ट, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के पहले उसने मेरे पहले टारगेट के आसपास का मूव हमको तीसरे दिन ही दे दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट हिट हुआ, केवल छोटे से इससे हम उसमें रह गए। तो 39 का हमारा टारगेट था, वो 39 तक पहुंचा। तो ऑलमोस्ट हमको एक 7-8% की मूव यहाँ मिली, लेकिन प्राइस बाद में मार्केट के वोलेटिलिटी की वजह से प्राइस नीचे आती हुई दिखी और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। वंड्रेला वंड्रेला में भी काफ़ी उठापटक हुई, और
हाई यहाँ भी हमने जाते हुए देखा 238, तो 224 से 238 ऑलमोस्ट 13-14 रुपये हमको मिले, जो भी 6-7% का हमको यहाँ हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा मूव मिला। लेकिन इस वोलेटिलिटी में प्राइस नीचे भी आई, ऊपर भी गई, और अब हम लोग वापस हमारे बाइंग प्राइस के आसपास हैं। ये ट्रेड अभी भी मेरा वैलिड है। आपने अगर नहीं किया है तो अभी भी आप, अगर प्राइस 230 224 के ऊपर वापस निकलती है तो आप इसको वापस से बाय कर सकते हो 216 के स्टॉप लॉस के साथ में। अभी ये ट्रेड मेरा जिंदा है, वैलिड है, तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस। ये एक और ट्रेड था जहां हमने बाय का आपको दिया था, फिर वहां से ये ऊपर करीब करीब 10% बढ़ा, और इनफैक्ट 10% से थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा, और वहाँ से ये वापस नीचे आके हमारे बाइंग प्राइस पे। ये भी ट्रेड अभी भी वैलिड है, और यहाँ कब अगर आपको यहाँ एक ग्रीन कैंडल आपको मिल जाती है, एक आप ट्रेंड वाली कैंडल मिलती है, तो आप फिर इसमें एंटर कीजिए सेम लॉजिक के साथ में, और टारगेट आपका वापस वही 119 का मेरा टारगेट अभी भी वैलिड है। ओके, फिर हम लोग देखेंगे। ओके, यही मैंने दिए थे, ये नहीं दिया था। ओके, इस वीक के लिए मैं आपके लिए कुछ ट्रेड लेकर आया हूँ। तो उसमें से एक है जिंदा ड्रिलिंग, इट्स अ जिन ड्रिल, और एक अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है, यहाँ फ्लैग फॉर्मेशन बना हुआ है, और ये जो ट्रेड है, ये 209 के ऊपर हम बाय करेंगे। इसमें 191 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और फिर 235, 275 और 303 ये हमारे स्टॉप लॉस होंगे, सॉरी ये हमारे टारगेट होंगे, और स्टॉप लॉस होगा 191 का। करेक्ट। तो जिंदाल ड्रिलिंग, दिस लुक्स वेरी गुड। देन नेक्स्ट वन इज वीबीएल। अभी आप लोगों को एक ध्यान में रखना, ये वीबीएल जो मैं ट्रेड दे रहा हूँ, हमको अभी नहीं लेना है, हमको ये प्राइस के ऊपर ही लेना है। मतलब 961 के ऊपर जाता है तो ही हमको लेना है, इसके बीच में नहीं लेना है। ठीक है, तो 961 के ऊपर निकलता है तो आप इसको बाय करेंगे। टारगेट होगा 1097, सिंगल टारगेट दे रहा हूँ फिलहाल, और यहाँ निकलता है तो फिर इसको हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें क्या करना है। तो फिलहाल आपके लिए ओनली वन टाइप। उसके बाद में है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, और एक अच्छी मूव इसमें चल रही है, और इस मूव का एडवांटेज हमको लेना चाहिए। और ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक ठाक कंपनी है, कोई फालतू कंपनी नहीं है। ये अगर मैंने देखे तो मतलब बहुत अच्छी कंपनी ये भी नहीं बोलूँगा, बहुत ख़राब कंपनी ये भी नहीं बोलूँगा, इट्स ठीक ठाक कंपनी। और अभी मैं सिर्फ इस मूव को एडवांटेज लेना चाहता हूँ, तो हमको बाय करना है इस करंट लेवल पे 88 के ऊपर कहीं भी मिलता है बाय करना है, और टारगेट होगा 102 124, और स्टॉप लॉस होगा 80 रुपीज़ का। मॉइल, ये एक स्टॉक है जो मैंने पहले भी रिकमेंड किया हुआ था, और अभी वापस से रिकमेंड कर रहा हूँ। उस समय मेरे फर्स्ट टारगेट हिट जरूर हुआ था, और सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट मेरे हिट नहीं हुए थे। अब हम लोग वापस से ये कर रहे हैं, तो अब हमको बाय करना है 220 अबव 186 के ऊपर हमको बाय करेंगे। तो ये जो लेवल है 186, मतलब कल का जो हाई है उसके ऊपर ही बाय करना है अब हमको। ओके, तो कल के हाई के ऊपर बाय करेंगे 188 या 189 पे। ओके, 189 पे बाय करेंगे हम, नॉट 186 पे। ओके, तो 189 पे बाय करेंगे, और टारगेट होगा 221, 262, 286, और स्टॉप लॉस होगा 164। एनएलसी इंडिया, दिस इज इनटू द coal business, coal lignite. The earlier name was naval lignite, navally lignite, और एक it is the coal, and looks very promising at this level, and I guess we can buy above 76 for target 90,
105 and 119. Stop loss will be 71 rupees. Okay, I have this time actually given शॉर्ट कॉल also. दो कॉल मैं लेकर आया हूँ आपके लिए शॉर्ट करने के लिए. जो लोग शॉर्ट कर सकते हैं, करना चाहते हैं फ्यूचर में एक छोटे से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ में, उनके लिए है. क्योंकि मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो अगर आप लोग इसमें शॉर्ट करना जानते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, तो आप इसमें शॉर्ट करेंगे. अंबुजा सीमेंट में 366 के नीचे टारगेट होगा 340 और स्टॉप लॉस होगा 384 का. और दूसरा जो स्टॉक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टॉक इसके लिए शॉर्ट के लिए, वो है डालमिया भारत. हमको इसमें शॉर्ट करना है 1898 के नीचे. टारगेट होगा 1664. एक सिंगल का और स्टॉप लॉस होगा 2018. तो इन दो लेवल्स के लिए हम इस स्टॉप लॉस के साथ में इसको ट्रेड करेंगे. तो इस बार पहली बार मैंने आपको दो शॉर्ट के भी ट्रेड दिए हैं. मार्केट निगेटिव है और जो शॉर्ट करना जानते हैं शॉर्ट कर सकते हैं, तो आप इसमें शॉर्ट कर सकते हैं. ऑप्शन में पुट बाय करके भी आप काम कर सकते हैं, ऑप्शन में स्ट्रेटजी बना के भी आप काम कर सकते हैं. तो वेदर इफ यू नो हाउ टू ट्रेड दिस थिंग, देन दिस इज द कॉल फॉर यू. शॉर्ट करके आप इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं. तो ये रहे मेरे आज के ट्रेड, आज का निफ्टी, बैंक निफ्टी और ग्लोबल मार्केट का आउटलुक. तो दोस्तों ये था इस वीक का बाजार पे राय. और मुझे लगता है कि ये जो जानकारी मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ आपको पसंद आई होगी या पसंद आ रही होगी. और मैं चाहता हूँ कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें. इसके साथ ही मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूँगा कि आगे का जो एक महीना है काफ़ी उथल पुथल भरा रहेगा, काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी. तो थोड़ा संभल के करें, कम ट्रेड करें और थोड़ा सा इस समय अपने अंडरस्टैंडिंग को, लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, सोच को ध्यान दीजिए थोड़ा सा. और उन चीज़ों पे अपने अपने अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा बेटर बनाइए. तो इस पे आप टाइम खर्च कीजिए, तो आप आगे चल के बेटर ट्रेडर बन सकते हैं. तो धन्यवाद दोस्तों. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते बाजार पे राय के एक नए एपिसोड के साथ में. नमस्कार. जय हिंद.